हेलो जेई वॉरियर्स, वेलकम टू मिशन जीत। और अगर आप अपनी जेई की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। इस क्लास का प्लान बिल्कुल सिंपल है। हम लोग इस क्लास में इस चैप्टर के सारे शॉर्ट नोट्स बनाने वाले हैं विद ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड ऑल द इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड ऑल द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो हमें एग्जाम के टाइम याद रखने की जरूरत है। आगे टाइम वेस्ट करे बिना लेट्स स्टार्ट विद द शॉर्ट नोट्स। अब हम आ जाते हैं न्यूक्लियस के बारे में बात करने के लिए कि न्यूक्लियस की कहानी क्या है। तो न्यूक्लियस की कहानी जब रदरफोर्ड ने बोलता तो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर पे स्ट्रक्चर है, राइट, एटम के। बट चैडविक ने बताया कि उसके अंदर न्यूट्रॉन भी होते हैं, कुछ अनचार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ कहानी ऐसी पता चली हमें। ठीक है, अब न्यूक्लियस की नोटेशन ये होती है तो पता है हमें, AZX। ठीक है, इसमें अगर यही बात लिखने की जरूरत नहीं है कि A इज द एटॉमिक मास नंबर, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, Z इज द न्यूक्लियन वाली कहानी नहीं है। आइसोटोप्स पता है आपको क्या होते हैं? सेम Z। ठीक है, बस आइसोबार्स सेम एटॉमिक मास, आइसोटोन्स सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, सॉरी न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ऐसे कुछ हमारे पास आ जाता है। ठीक है, मतलब वही, इसके लिए सेम Z है, इसके लिए सेम है, इसके लिए सेम A माइनस Z है। एसेंशियली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होंगे वो A माइनस Z हो जाएंगे ना। ठीक है, तो ये वाली फीलिंग है, ये तो ऐसी था क्लोरीन क्लोरीन। साइज ऑफ द न्यूक्लियस, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। जो रेडियस है वो R0 इंटू A⁻⁴ एंड R0 की वैल्यू 1.2 फेंटोमीटर। फेंटो इज 10⁻⁻15। इस तरीके का हमारा ये सिचुएशन है। क्या 10⁻⁻12 होता है फर्मी जहां तक आ रहा है हमें। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरी सिचुएशन है वो ये है कि अगर डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो वो कांस्टेंट होती है। डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस कांस्टेंट होती है, विच आल्सो गिव अस द फैक्ट दैट न्यूक्लियर फोर्स इज अ सैचुरेटेड फोर्स। अब मैं उस एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना चाहता कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस कांस्टेंट होने से न्यूक्लियर फोर्स सैचुरेटेड क्यों होती है। ये बात हमें एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हम याद रख सकते हैं कि जब डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस होती है वो कांस्टेंट आती है, एक कैंसिल हो जाता है, तो उस वजह से जो क्या कहते हैं उसकी फोर्स है वो सैचुरेटेड फोर्स होती है। सिंपल सी कहानी ऐसे कुछ है। फिर हम आते हैं न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि न्यूक्लियर स्टेबिलिटी हम किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं। तो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की जब बात करते हैं तो उसमें सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है न्यूक्लियॉन की एनर्जी स्टेट क्या है। तो न्यूक्लियॉन की एनर्जी स्टेट तो हम सिंपल सी कहते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स की कुछ एनर्जी स्टेट होती है, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन्स की एटम के अंदर कुछ एनर्जी स्टेट्स होती हैं। हमें उन एनर्जी स्टेट्स की नोटेशन नहीं पता कि वो n=1 n=2 जैसे अब हम बता पा रहे हैं वो किस तरीके से, बट कुछ एनर्जी स्टेट्स होती है, तभी गामा रे फोटॉन्स एमिट होते हैं उसमें। जब इलेक्ट्रॉन्स, जब न्यूक्लियॉन्स अपनी हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे जाते हैं तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन जब मूव करते थे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी रिलीज होती थी, बट जब न्यूक्लियॉन्स मूव करते हैं तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी रिलीज होती है। बस ये एक छोटी सा बात, इसकी बात इंपॉर्टेंट थी कि एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिलीज होती है। अगर तुम्हें बात पता है तो भी काम है, काफी है। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज जो है, N/P का रेशियो जनरली 1 से 1.5 के बीच में लाई करता है। ठीक है, और N/P का रेशियो अभी हम बाद में भी लिखवाऊंगा, मैं अभी लिखने की जरूरत नहीं है, बट N/P रेशियो को ठीक किससे करते हैं हम? बीटा प्लस या बीटा माइनस डी के से, जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन में या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो N/P का रेशियो अगर अलग हुआ, 1 से 1.5 में नहीं हुआ, तो उसको अगर N/P को बढ़ाना है तो प्रोटॉन कम करने हैं, न्यूट्रॉन बढ़ाने तो प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे कि बीटा माइनस और बीटा प्लस डी के में किस तरीके से हमारे सामने वो पिक्चर में आएगा। अगली जो इंपॉर्टेंट बात हो सकती है जो हमें पता होनी चाहिए वो है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी एसेंशियली वो एनर्जी है जो दो तरीके से देखते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस अपार्ट, या फिर जो एनर्जी रिलीज होती है जब न्यूक्लियस बनता है। क्योंकि कोई भी चीज जब बनती है तो वो तभी बनती है जब उससे एनर्जी रिलीज हो, स्पॉन्टेनियस तभी होती है वो प्रोसेस। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी रिलीज करने वाली बात है। रिलेशन और बाइंडिंग एनर्जी का रिलेशन आपको समझ आना चाहिए, तो देखो डेफिनेशन पता है नहीं पता वो आपकी मर्जी है। और बाइंडिंग एनर्जी का रिलेशनशिप हमारा डेल्टा एम सी स्क्वायर है इन टर्म्स ऑफ मास डिफेक्ट, है ना। मास डिफेक्ट क्या है कि जो मास हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट्स माइनस द मास ऑफ द न्यूक्लियन जो हमारा है, तो न्यूक्लियस जो मास है हमारा, वैसे कुछ कहानी आ जाती है। ठीक है, और एक चीज ये हमें समझ आती है कि बाइंडिंग एनर्जी में हमें ऐसा लगता है कि बाइंडिंग एनर्जी
ज्यादा कम होने से न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी डिसाइड हो रही है, बट बाइंडिंग टोटल बाइंडिंग एनर्जी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंपॉर्टेंट है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विच वुड बी टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय एटॉमिक मास नंबर, है ना। ये चीज इंपॉर्टेंट है जब हम न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक ये सिचुएशन हमारे सामने आती है। फिर बाइंडिंग एनर्जी वाला जो एक कर्व है, इस कर्व में दो बातें हमें समझ आती हैं, इस कर्व से जो बातें हमारे लिए रेलेवेंट हो सकती हैं। एक बात यह है कि ये ग्राफ ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं है इसमें, टेलिंग अस की न्यूक्लियर फोर्स सैचुरेटेड फोर्स होती है, एक पॉइंट के बाद वो बढ़ती कम नहीं होती, बढ़ती नहीं एक पॉइंट के बाद। और दूसरी बात इस ग्राफ से ये समझ आ जाती है कि जो लोअर बीच में मैक्सिमा आ रहा है इसमें, तो मतलब क्या है, जो लोअर मास न्यूक्लियाइज हैं वो कंबाइन होकर ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं, और जो हायर मास न्यूक्लियाइज हैं वो टूट के ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। और Fe56 सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस है, 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है उसमें। असेंशियली न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की बात करता हूं मैं, तो आपको बताऊं 3 पॉइंट हमने करे तो बात की, N/P रेशियो या स्टेट इनसाइड द न्यूक्लियस, बट एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बाइंडिंग एनर्जी की है, जो हमारे लिए थ्योरेटिकल बात जो रेलेवेंट रखती है, प्रैक्टिकली हमारे लिए जो रेलेवेंट रखती है वो बाइंडिंग एनर्जी वाली बात है। तो इसलिए बाइंडिंग एनर्जी में हम टाइम ज्यादा बिता रहे होते हैं। तो ये न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की बात खत्म हो गई हमारे सामने। न्यूक्लियर फोर्स की बात करते हैं, तो न्यूक्लियर फोर्स की बातों में कुछ कुछ सेम छोटी छोटी बातें होती हैं कि न्यूक्लियर फोर्स रिपल्सिव एज वेल एज अट्रैक्टिव दोनों होती है, ठीक है। ये फोर्स जैसे मतलब वही दो सेम पार्टिकल्स के बीच में ही डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, कि अगर उनका डिस्टेंस बहुत कम है तो फोर्स रिपल्सिव होती है, और डिस्टेंस ज्यादा है तो अट्रैक्टिव होती है। और एक पॉइंट के बाद एक और बात आती है इस फोर्स के बारे में कि ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। शॉर्ट रेंज फोर्स क्या बताता है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस के आगे मैटर नहीं करते, 2.5 जैसे फेंटोमीटर के आगे लगनी बंद होगी है, तो ये बहुत छोटे डिस्टेंस पे ही एक्टिवेट होती है, मतलब न्यूक्लियर वाले डिस्टेंसेस जो है ना हमारे, उन्हीं डिस्टेंसेस पे ये फोर्स एक्टिवेट होती है, ऐसी कुछ फीलिंग है इसकी, ठीक है। फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, ग्राफ इतना रेलेवेंट नहीं है, दैट इज नॉट सो रेलेवेंट। मतलब अगर इस ग्राफ की रेलेवेंसी की बात ऐसी बता देता हूं कि जब एनर्जी का ग्राफ है तो इस पॉइंट तक आपकी रिपल्सिव फोर्स है, और इस पॉइंट के बाद जब मिनिमम एनर्जी है उससे राइट में अट्रैक्टिव फोर्स है, उसके लेफ्ट में रिपल्सिव फोर्स है, ठीक है। और पोटेंशियल इसका ग्राफ फोर्स और आर का ग्राफ है तो ये जीरो वाली बात है, एक जगह पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव है, ये अट्रैक्शन और रिपल्शन है। मतलब इसमें बहुत बार बच्चे ने देखा है कंफ्यूज हो जाते हैं इस ग्राफ में, बट अगेन ये ग्राफ ज्यादा पेपर में ऐसा कुछ इसका यूज नहीं है, ऐसी कुछ कहानी है। सैचुरेशन ऑफ फोर्स के बारे में मैंने बातें कर ली इनफ, तो ये आपकी न्यूक्लियर फोर्स वाली कहानी खत्म हो जाती है। न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करता हूं मैं अगर, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी होती है कि न्यूक्लियस के बीच का रिएक्शन है, और इसमें ये चीज ध्यान रखो कि अगर ए जेड एक्स कुछ ऐसे है तो ए डैश प्लस ए डबल डैश ए के बराबर होता है, और ए जेड जेड डैश जेड डबल डैश, इसमें भी अगर आपने इलेक्ट्रॉन को भी या पॉजिट्रॉन को भी चार्ज वाले तरफ नीचे लिखा हुआ है उस पर चार्ज कितना है, तो इलेक्ट्रॉन पे वैसे जेड तो जीरो है, बट अगर आपने -1 लिखा हुआ है नीचे वाले पार्ट में तो आप जेड को भी कंजर्व कर सकते, जेड को भी कांस्टेंट कर सकते हो कि लेफ्ट साइड पे जो जेड की वैल्यू है राइट साइड पे जो जेड की वैल्यू है दोनों का सम कांस्टेंट है। इज इट फाइन, ठीक है, ऐसे कुछ किया जा सकता है। उसके अलावा क्यू वैल्यू ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसके दो फॉर्मूले हैं, एक तो बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में फॉर्मूला है और एक मास के टर्म्स में फॉर्मूला है। बाइंडिंग एनर्जी वाले फॉर्मूले को ऐसे मत याद रखो, बाइंडिंग एनर्जी वाले फॉर्मूले को याद रखो, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, ईवी प्रोडक्ट्स माइनस ईवी रिएक्टेंट। द फीलिंग विद दैट इज कि अगर मैं फीलिंग की बात भी करता था, फीलिंग ये होती थी मेरे लिए कि जो बाइंडिंग एनर्जी होती थी वो होती थी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, है ना वत्सल, जो बाइंडिंग एनर्जी होती थी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, नहीं अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड जब न्यूक्लियस बनता है, तो वाई और डी बने तो ईबी वाई प्लस ईबी डी प्रोडक्ट बने, उतनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, और एक ऑलरेडी बना हुआ था तो उतनी रिलीज हो चुकी थी, तो फर्दर कितनी बची रिलीज होना, जितनी प्रोडक्ट की रिलीज होनी चाहिए थी माइनस जितनी रिएक्टेंट्स की रिलीज होती, तो बस इसलिए ऐसा कुछ आ जाता है। मैं भी कंफ्यूज होता हूँ इस बात में कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है, तो मैं ऐसे लॉजिक ही बना देता हूँ, ठीक है। फिर मास डिफेक्ट की बात करते हैं, तो मास डिफेक्ट में तो हमें प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना होता है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना होता है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। मास डिफेक्ट में तो कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो मास फाइनली कम हो रहा है ना जब वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है,
तो रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, वो जो क्यू वैल्यू है वो इस तरीके से निकाली जाती है। पहली चीज, ये दो तरीके क्यू वैल्यू निकालने के, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात इसमें होती है कि मासेस जो होते हैं, कौन से मासेस डालने हैं हमें, न्यूक्लियर मासेस डालने। 99% सिचुएशन में न्यूक्लियर मासेस गिवन होते हैं। 1% सिचुएशन ऐसे हो सकती है एटॉमिक मास दे दे, एंड वी माइट हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू अ न्यूक्लियर मास। इलेक्ट्रॉन का मास उसमें सबट्रैक्ट करके हमें फिगर आउट करने की जरूरत पड़ सकती है, तो एक अलग ये सिचुएशन हो सकती है। सो दैट इज अनदर थिंग, बट ठीक है, दैट इज ओके। दो तरीके हैं क्या निकालने के, रिएक्शन की क्यू वैल्यू निकालने के, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन की, तो जो पहला हमारा टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन है वो है अल्फा डीके। अल्फा डीके में क्या है, अल्फा पार्टिकल एमिट हो गया, ठीक है, 4He2 4 अल्फा वॉटेवर। क्यू वैल्यू की बात करोगे तो बाइंडिंग एनर्जी की तरफ से लिख सकते हो, इसकी तरफ से लिख सकते हो। ये मुझे लगता नहीं आपको याद रखने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं इसे याद रखने की, शॉर्ट नोट्स में जाने की जरूरत नहीं है। क्यू वैल्यू वाला जो हमारा पुराना रिएक्शन है वो ठीक है। इसमें जो नई बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास होती है। जो क्यू वैल्यू ये निकली, रिलीज हुई, वो इनकी काइनेटिक एनर्जी में आएगी अल्फा पार्टिकल की और जो रिमेनिंग न्यूक्लियस है उसकी, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास है। तो ये रिजल्ट याद रखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई इज m of alpha by m alpha plus m by, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज m by upon m alpha plus m by into q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन, टोटल q वैल्यू का। बिकॉज़ अरे इनवर्स प्रोपोर्शनल है तो दूसरे वाले उससे प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस में होता था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था करंट, तो दूसरी वाली रेजिस्टेंस से पैरेलल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता था ना, वैसे कुछ फीलिंग हो जाती है इन टर्म्स ऑफ क्यू वैल्यू कितनी मिलेगी दोनों पार्टिकल को। इसका लॉजिक अगर आप ऐसे ही बताने के लिए बता रहा हूं तो मैं ये बोल रहा हूं, एक तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करेंगे हम लोग, ठीक है, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की जाएगी। दोबारा बोलो। हाँ हाँ, ठीक है, ऐसे कुछ सिचुएशन है। अगेन ऐसी कुछ कहानी है, ये तो सब उसकी एक्सप्लेनेशन ही, प्रॉब्लम्स ही होंगी जो भी है, ठीक है। अगर क्यू वैल्यू नेगेटिव है, अगर क्यू वैल्यू नेगेटिव है, तो इन दैट केस क्या कहते हैं, ऑब्वियसली जो हमारी एनर्जी है वो डिक्रीज होनी चाहिए। तो जैसे ए पार्टिकल एक्स से टकरा के वाई बन रहा है, इसमें क्यू वैल्यू नेगेटिव है, तो इसके बाद ए के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी थी। इसमें बस एक सिंपल सी बात याद रखनी है, मेरे को भी रिजल्ट इसका याद नहीं रहता, कि जो क्यू वैल्यू नेगेटिव, मान लीजिए क्यू वैल्यू -100 है, तो मॉड ऑफ क्यू मस्ट बी इक्वल टू लॉस इन एनर्जी, ठीक है। मोस्टली एक ऐसा कोलिजन है कि दोनों चिपक के एक पार्टिकल बन रहे हैं तो परफेक्टली इनइलास्टिक, तो हमने ये बताया कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में लॉस एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में लॉस इन एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं, ये बात हमें पता है, ठीक है। और फिर हमें ये बात पता है कि जो मॉड ऑफ क्यू है वो लॉस इन एनर्जी के बराबर होना चाहिए। तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी चाहिए पार्टिकल ए की, क्योंकि जितनी पार्टिकल ए की काइनेटिक एनर्जी होती है, सिर्फ एक छोटी सी बात यह है कि पार्टिकल ए के पास क्यू वैल्यू आपकी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सपोजिटली 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो भी है, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ए पार्टिकल के पास अगर 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो लॉस हो सकता है मैक्सिमम एनर्जी में वो सारा लॉस नहीं होता, कुछ लॉस बच जाता है। इज दैट ओके? कुछ एनर्जी बचती है फाइनली भी, क्योंकि पार्टिकल टकराने के बाद मूव भी करते हैं ना साथ में, तो कुछ एनर्जी फाइनली बची रहती है। तो ये वाली एक फीलिंग हमें समझ आनी चाहिए। इसकी एक प्रॉब्लम इलिस्ट्रेटिंग वाली प्रॉब्लम थी जो भी थी। उसके अलावा बीटा डीके, बीटा डीके क्या होता है? बीटा पार्टिकल एमिट होता है, और बीटा पार्टिकल बाय डिफॉल्ट हम मानते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल विच इज इलेक्ट्रॉन, बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो वो होता कैसे है? बेसिकली एक न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ऑब्वियसली यहां से n/p रेशियो की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली बीटा प्लस डीके भी हो सकता है एक, तो बीटा प्लस डीके क्या है? पॉजिट्रॉन एमिट हो, पॉजिट्रॉन कब एमिट होता है? जब पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है। इस केस में n/p रेशियो बढ़ जाएगा क्योंकि न्यूट्रॉन बढ़ गया, p कम हो गया। समझ आ रही है कहानी? ये बेसिक सिचुएशन है। फिर बीटा माइनस और बीटा प्लस की ऐसे कुछ इक्वेशंस बन सकते हैं कि भैया देखो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ तो इलेक्ट्रॉन का अगर आपने 0 - 1 लिखा तो इसका y z+1 हो जाएगा। ये मेरे ये
याद नहीं करना लॉजिक, क्या लॉजिक है, इधर सम को जीरो करना है ना आपको, इसको। इज दैट ओके? इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक और पार्टिकल एमिट होता है, कौन सा? एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो एमिट होता है इलेक्ट्रॉन के साथ, पॉजिट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो एमिट होता है। इस एंटी न्यूट्रिनो की दो बातें थी, एक तो जितनी क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन थी वो हमें लगा था इलेक्ट्रॉन के पास होनी चाहिए सारी की सारी एनर्जी, क्योंकि आपने देखा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, और इलेक्ट्रॉन का मास तो चुनना सा है, कुछ भी नहीं। तो सारी की सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास होनी चाहिए, पर सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास नहीं मिली हमें। और जब हमें सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास नहीं मिली तो वहां से हमें क्या पता चला, इसके मतलब एक और पार्टिकल निकल रहा है, तो उस पार्टिकल का नाम हमने दिया एंटी न्यूट्रिनो। और इस पार्टिकल एक तो एनर्जी बैलेंस करने में काम आता है, हेल्प करता है, और दूसरी बात इस बात में स्पिन को बैलेंस करने में, इलेक्ट्रॉन में पता है स्पिन करते हैं, तो एंटी न्यूट्रिनो जो होता है एग्जैक्टली उससे अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करता है। इज दैट ओके? तो ये बीटा जो डीके है वो इस तरीके से होता है हमारे पास। अब हम ये बात कह रहे हैं कि बीटा माइनस है, क्योंकि हमें बीटा का एक और डीके भी पता है कि बीटा प्लस भी होता है। तो बीटा प्लस डीके में क्या होता है, बस ऐसी पॉजिट्रॉन इमिट होता है और एक न्यूट्रिनो निकल जाता है। इज दैट ओके? बड़ी ही सिंपल सी कहानी है, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो निकल के आ जाता है। और अगर आप रिएक्शन लिखना चाहो इस तरीके से तो आप रिएक्शन इस तरीके से भी लिख सकते हो, बट अगेन इवेंचुअली तो ये लॉजिक समझ आना चाहिए कि आपको यहां पे ये इक्वेशन ऐसे लिखनी है, ठीक है, और ये न्यूट्रिनो ऐसे कुछ है, तो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे कुछ कहानी है। इलेक्ट्रॉन कैप्चर जानने की जरूरत नहीं है, इतना कुछ नहीं है इलेक्ट्रॉन कैप्चर में, बस ये कि इलेक्ट्रॉन वाला जो टर्म है वो इस साइड पे, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन घुस गया एक ना, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है ना न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन तो बहुत जल्दी कैप्चर करने को चाहता है वो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अगर उसमें घुस गया तो ये इधर आ जाएगा, ये कुछ ऐसे आ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन कैप्चर में ऐसा होगा, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा, एक न्यूट्रॉन बनेगा ना। तो ये वाला केस होगा कौन सा, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बना, तो बीटा प्लस डीके वाला केस है ये। तो बीटा प्लस डीके वाले केस में क्या, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बनने पे क्या एमिट होता है, न्यूट्रिनो एमिट होता है। लेकिन जनरली दो चीजें होती है यहाँ पे, एक अलग बात है जो मे भी हमने आपको नहीं बताई हो पहले, कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स दो तरीके की चीजें होती हैं। अगर ऐसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस केस में जो फोर्सेज एक्ट करती है उन्हें हम बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्सेज। इस केस में जो फोर्सेज होती हैं बीटा प्लस बीटा माइनस डीके वाली जो फोर्सेज है वो कौन सी है, वीक न्यूक्लियर फोर्सेज है। अल्फा डीके जिसमें पूरा का पूरा न्यूक्लियस में से ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बाहर आ गया, वो फोर्सेज कौन सी होती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। न्यूक्लियर फोर्स भी दो तरीके की होती है, वीक न्यूक्लियर और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज। इज दैट ओके? इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी अलग होती है वीक न्यूक्लियर फोर्सेज से या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज से। वीक न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी थोड़ी अलग होती है, बट ठीक है अभी हमें उसमें जाने की जरूरत है नहीं, मतलब बट ये बस ये बहुत बार पूछते थे कि जो ये क्या कहते हैं बीटा डीके है वो किस टाइप की न्यूक्लियर फोर्स से एक्टिवेट होता है, तो उसका आंसर क्या होगा हमारा, वीक न्यूक्लियर फोर्स। इज दैट ओके? ठीक है, आगे चलते हैं। गामा डीके कि बताने लायक भी नहीं है, ठीक है। गामा रे फोटोन एमिट होता है, मतलब इतनी एनर्जी का, जब इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स जो है वो एनर्जी लेवल में स्विच होते हैं बस। इज दैट ओके? कोई बहुत बड़ी कहानी है नहीं इसमें, दैट इज एज सिंपल एज इट, कुछ इसमें बताने लायक बात भी ज्यादा नहीं होती है। तो हमारे न्यूक्लियर रिएक्शंस भी खत्म से ही हो गए हैं। अब हमारे पास जो अगली टॉपिक है वो है न्यूक्लियर लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। आई थिंक रेडियो एक्टिव डीके वाले लॉज हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, कट गया ना वो मेंस में से, लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डीके वाला जो पार्ट है, ठीक है फिर छोड़ देते। बट अगेन इन जनरल बस एक छोटी सी बात जो मैं बोलता हूँ जो हमें याद रखनी है वो ये कि जो टी मीन है, जो मीन लाइफ होती है वो कितनी होती है, 1/λ। जो मीन लाइफ होती है वो 1/λ होती है, और हाफ लाइफ तो हमें पता ही है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके जो होती है वो जाती है कि कितने डीके हो गए अपॉन टोटल कितने बचे हैं, विच इज बचने 1 माइनस ई रेशो माइनस लैम्डा टी, ऐसे कुछ प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके हो जाएगी, है ना, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके हो जाएगी, कुछ नहीं बड़ी बात है। साइमल्टेनियस डीके में लैम्डा कितना हो जाता है, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। सबसे कॉन्जिक्यूटिव डीके में
कॉन्जिक्यूटिव नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है इसमें। मेरे पास ये सक्सेसिव में कोई लैम्डा इफेक्टिव की बात नहीं होती यहाँ पे। इसमें तो हमें बड़ा ही गंदा सा इक्वेशन बना के वही दावा करना पड़ता है बहुत ही। हाँ 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 मजा आया था तुम्हें काफी। ठीक है तो वो सब बकवास बातें हैं, वो सब का कौन ही यूज करेगा उन्हें। मीन लाइफ बस 1/λ होती है, हाफ लाइफ ln 2/λ होती है, ये पता होना चाहिए हमें। और एक हाफ लाइफ के बाद सब्सटेंस जो है कितना बचता है, 1/2 टाइम्स बच जाता है। ठीक है बहुत अच्छी बात है। हाँ उसके अलावा जो न्यूक्लियाई में जो हमारी बात बनती है वो ये है, एक तो न्यूक्लियर फिजन नाम का फ्यूजन फिजन चीज होती है, न्यूक्लियर फिजन वाली एक चीज होती है। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, टूट जाता है, हायर मास न्यूक्लियर कन्वर्ट होता है। तो बस ये आपको ध्यान रखना, न्यूक्लियर फिजन टूटना है। बहुत बार मैं देखता हूँ इसमें भी कंफ्यूज है कि फिजन कौन सा है और फ्यूजन कौन सा है। वो देखो जो जिसने क्लास अटेंड करी तो इतनी बार बोल लिया तो याद हो जाता है, बट जिसने अटेंड ही नहीं करी, जो खुद ही बना रहा है, तो उसको याद नहीं रह पाता। फिजन मतलब टूटना, फ्यूजन मतलब फ्यूज होना, जुड़ना। ठीक है दैट इज द केस। तो अब इसमें क्या कहते हैं, जो मोर इंपॉर्टेंट बात है वो U235 वाला रिएक्शन अपने को याद रखना पड़ता है। न्यूट्रॉन और U235 टकराते हैं और फिर 236U बनता है। और फिर उसके बाद अब इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं। बहुत बार ये बेरियम क्रिप्टन में टूट रहा है, 3 न्यूट्रॉन एमिट हो रहे हैं, या कुछ और भी पॉसिबिलिटीज है, मैंने लिखा हुआ होगा कहीं ना कहीं यहाँ नीचे ना, लिखा होगा कहीं, ये पॉसिबिलिटीज हैं। देखो जैसे बेरियम न्यूट्रॉन क्रिप्टॉन में टूटा ये है, एसबी एंटीमनी और एनबी कुछ नाइजोबियम कुछ भी, हाँ इतनी केमिस्ट्री नहीं आती है हमें, कुछ है एनबी है बस। ठीक ठीक है। और फिर ऐसे जिनॉन में और स्ट्रॉन्शियम में भी टूट गया। अगेन वो आप कैलकुलेट कर लोगे एवरी टाइम सिचुएशन में कि कुछ ऐसे हमें कितने न्यूट्रॉन्स निकले हैं। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जो हो सकती है, जो हम लोग याद रखना चाहेंगे, जो समझना चाहेंगे, वो ये समझना चाह सकते हैं कि एक रिप्रोडक्टिविटी फैक्टर हो जाता है। जैसे एसएस तो 3 न्यूक्लियॉन्स निकले, 3 न्यूट्रॉन्स निकले, तो वो तीनों के तीनों यूज नहीं हो पाते बहुत बार फॉर वट एवर रीजन। तो जितने यूज हो सकते हैं वो हमारा रिप्रोडक्टिविटी फैक्टर है। और हम आइडियली अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स में चाहते हैं रिप्रोडक्टिविटी फैक्टर K1 हो। ये लिखने वाली, ये समझ याद रखने वाली बात है। K1 होने पे क्रिटिकल बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर को, K<1 होने पे सब क्रिटिकल, और K>1 होने पे सुपर क्रिटिकल। क्योंकि यहाँ पे रिएक्टर रिएक्शन बढ़ती रहेगी, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो जाएगी, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी। इज दैट ओके? बात से कहां से आ रही है? ठीक है तो ये सिचुएशन है। फिर हम लोग बात करते हैं मॉडरेटर्स की। मॉडरेटर्स में हैवी वाटर या ग्रेफाइट रॉड्स कुछ ऐसी होती हैं। इनका काम दो होते हैं। एक तो क्योंकि ये थोड़ा स्लो डाउन करते हैं न्यूट्रॉन्स को, तो ये खुद एनर्जी कंज्यूम करते, गर्म हो जाते हैं, तो आप रिमूव करके इस एनर्जी को यूज कर सकते हो पानी गर्म करने के लिए, स्टीम प्रोड्यूस करके टरबाइन घुमाने के लिए। या फिर फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स जो होते हैं हमारे, उनको स्लो कर देता है, ताकि वो जनरली जो यूरेनियम 235 में जब न्यूट्रॉन हिट किया था, तो हमने स्लो मूविंग न्यूट्रॉन ही हिट करना चाहते हैं हम लोग। फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन बहुत बार पूरा सिस्टम को फाड़ के चला जाता है, तो पहली बात हम नहीं चाहते हैं ऐसा हो। ठीक है तो कहानी है। कंट्रोल रॉड रिएक्शन को कंट्रोल करने के काम आती हैं। ठीक है, बोरोन रॉड्स होती हैं, कैडमियम रॉड्स होती हैं, ऐसे कुछ होती हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कंट्रोल करने के काम आती हैं, ताकि आपका जो वो है वो सुपर सब वो क्रिटिकल रहे। दैट इज द फीलिंग। तो ये एक कहानी है। यूरेनियम 238 वाला एक रिएक्शन भी ऐसे कुछ बात कर सकते हैं। तो पहले यूरेनियम 238 वाले रिएक्शन में क्या होता है कि यूरेनियम 238 जो है वो 238 नेप्ट्यूनियम बनता है पहले, एमिटिंग बीटा डी के अंडरगो करके, और फिर वो क्या कहते हैं, फिर से एक और बीटा डी के अंडरगो करके प्लूटोनियम बनता है। तो ये कुछ ऐसी कुछ कहानी है। यूरेनियम गोस टू नेप्ट्यूनियम टू गोस टू प्लूटोनियम, मतलब ऐसे कुछ सारे प्लैनेट्स। यूरेनस के बाद कौन सा आता है? नेपट्यून आता है। नहीं, माई वेरी एलिगेंट मदर। वो था ना पहले ही, माई वेरी एलिगेंट मदर। अब भूल जाता हूँ ना मैं तुम्हारे समय। हाँ ठीक है, प्लूटो खत्म हो गया, बट कोई बात नहीं, फिर भी है हमारी अभी भी। हाँ। मैं अब तेरे को क्लास कर मिली मेरे से, तेरे को बुलाता हूँ मैं ज्यादा। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करते हैं तो क्या कहानी है? न्यूक्लियर फ्यूज करने, दोनों एटम न्यूक्लियस फ्यूज होना चाहते हैं। इसकी एक प्रॉब्लम है कि हो ही नहीं सकता है, बहुत ही मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि भाई साहब वो ना एक दूसरे को रिपेल करते हैं।
और न्यूक्लियर डिस्टेंसेस पे उन्हें पास लाने के लिए उनको बहुत ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा एनर्जी। तो हमने कैलकुलेट किया था कि जो टेम्परेचर का ऑर्डर चाहिए था वो 10⁻⁹, 10⁻⁸, 10⁻⁹ केल्विन का ऑर्डर चाहिए। इतना हम अब ऐसे नहीं करते कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करके दे दिया या मार दिया, या प्रोटॉन को दूसरी तरफ एक्सेलरेट करके मार दिया। हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं उसका पूरा। तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद क्या होता है कि, और इतना टेम्परेचर 10⁻⁹ केल्विन का टेम्परेचर ऑफ सरफेस ऑफ द सन इज अराउंड 6000 केल्विन, और हमें टेम्परेचर कितना चाहिए इसका, 10⁻⁹ केल्विन, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए। इतने टेम्परेचर पे एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो भी सब्सटेंस होता है इट स्टार्ट एग्जिस्टिंग इन स्टेट ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन खुद ही इजेक्ट हो जाते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट, इतनी एनर्जी मिल जाती है इलेक्ट्रॉन को भी कि इलेक्ट्रॉन एटम से ऑटोमेटिकली खुद ही पहले बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो वो अब आपके पास, आप सोचिए पॉजिटिव चार्ज आयन है सारे पड़े हुए, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो ये एक साथ रहना नहीं चाहते। तो जो मेन दिक्कत है, पहली बात तो प्लाज्मा को बनाना, फिर उसको कंटेन करना, क्योंकि ये तो भागना चाहते हैं एक दूसरे से दूर, तो उसका भी कंफाइनमेंट टाइम होता है जो बहुत ही कम होता है। ठीक है, अब ये हमें याद रख सकते हैं, फ्यूजन की साइकिल जो प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल है, बेसिक ये है कि ये बात हम याद रख सकते हैं प्रोटॉन से प्रोटॉन साइकिल में कि 4H1, 4 टाइम्स जो हाइड्रोजन वाला प्रोटॉन है वो इज गोज टू 4He2 प्लस 2 पॉजिट्रॉन, प्लस पॉजिट्रॉन जब मिलता है तो पॉजिट्रॉन के साथ तो हमेशा न्यूट्रिनो निकलता है ना। ठीक है, तो ऐसे कुछ सिचुएशन। इसकी Q वैल्यू जो है 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इस प्रोटॉन प्रोटॉन रिएक्शन की, विच इज पर AMU मास वैल्यू करीब करीब कितनी आ जाती है, 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर AMU आ जाती है। तो बहुत बार ये वाले क्वेश्चन भी आ सकता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन में एनर्जी वाइज पर ग्राम एनर्जी कौन ज्यादा प्रोड्यूस कर लेता है। तो फ्यूजन है जो पर ग्राम एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस कर पाता है, फ्यूजन पर ग्राम एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस कर पाता है। इज इट ओके? ठीक है, ऐसी कुछ सिचुएशन भी होती है, क्योंकि वो हम पर ग्राम निकाल रहे हैं ना ऐसे, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। जैसे उसमें हम देख रहे थे फिजन के केस में, जैसे 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आपका वो है क्यू वैल्यू रिएक्शन की, और 235 AMU आपका वो है व्हाट यू कॉल यूरेनियम का मास जो है। ठीक है, तो पर AMU कितना एनर्जी, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 6 टाइम ज्यादा एनर्जी है। तो 6 गुना कम फ्यूल लेके जाना पड़ेगा अगर आप फ्यूजन से कोई भी रिएक्शन को कॉज कर रहे हो। ठीक है, एक ऐसी कहानी है, बकवास। वापस आते हैं, ट्राइटॉन ड्यूट्रॉन साइकिल, ये रिजल्ट पता होना चाहिए। ट्राइटॉन ड्यूट्रॉन, ट्राइटॉन क्या है 3H1, ड्यूट्रॉन क्या है 2H1, ये रिएक्ट करते हैं, यू गेट 4He2 प्लस 1 and 0, ऐसे कुछ है क्यू वैल्यू रिएक्शन की, ऐसे कुछ आ गई। दैट इज सिंपल इनफ। और अगेन बस लास्ट टॉपिक तो यही है हमारे पास कि फिजिबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्टर। फिजिबिलिटी का फंडा सिंपल सा है, N into T। N क्या है, डेंसिटी ऑफ आयंस इन प्लाज्मा, T क्या है, कंफाइनमेंट टाइम। दिस शुड बी ग्रेटर देन some particular number. What do we call that number as? Lawson number. Lawson number. So N into, so feasibility of nuclear reactor कहता है जो डेंसिटी है न्यूक्लियस की, तो बहुत ज्यादा डेंसली पैक्ड हो, इनटू कंफाइनमेंट टाइम। ये जो है ये एक नंबर आता है, वो उस रिएक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये नंबर जनरली 10⁻14 के ऑर्डर का है। ठीक है, इसका नाम क्या है, लॉसन नंबर वैसे बोल सकते हैं। अगेन देखो, एक्चुअली में पता है ये जो मॉडर्न फिजिक्स की थ्योरी है ना, आप 2 टीचरों से पढ़ोगे, आपको दोनों टीचरों से वो अलग थ्योरी मिलेगी। अलग मतलब बहुत सारी कुछ चीजें मिलेंगी, कुछ चीजें नहीं मिलेंगी, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स ना इज अ वेरी वेरी अजीब सा टॉपिक। क्योंकि अगर मैं पूरा मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाने बैठ जाऊं तो 1900 के बाद का जो भी फिजिक्स है वो मॉडर्न फिजिक्स है। अब उसमें तो बहुत चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो वी ट्राई टू फोकस ऑन व्हाट इज गिवन इन एनसीईआरटी प्लस समथिंग, ताकि कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी कवर हो जाए। बट वो ये कि मतलब डोंट फील पैनिक्ड अबाउट कि अगर आपने खुद से क्लास जब ली थी तो कुछ अगर आपने टॉपिक इसमें नहीं पढ़ा हुआ था, डोंट वरी, दैट वाज नॉट इंपॉर्टेंट। वो तो मैंने इतना टाइम में कुछ कुछ बनाते बनाते उसमें टॉपिक घुसा दिए छोटे मोटे वाली बात। इज दैट ओके? ठीक है, जैसे ब्रैग्स लॉ केमिस्ट्री में भी तो होता है, सॉलिड्स में होता है, बट सॉलिड्स अभी बड़ा नहीं है क्योंकि जेई मेन में वो नहीं आता, तो वो ब्रैग्स लॉ सॉलिड्स में ही होगा। दैट इज इट। सो दैट इज बेसिकली आवर टॉपिक ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, सो अभी हम लोग एक्सरेज वगैरह के शॉर्ट नोट्स के बारे में बात करना चाह रहे हैं। वी वांट टू सी कि हम लोग कहां तक इसे कर सकते हैं।
तो पहली बात हमारे सामने क्या आती है, एक्सरेज होती क्या है। एक्सरेज बेसिकली आपको स्पेक्ट्रम में पता है कि यूवी से ज्यादा एनर्जी वाली रेज है और गामा से कम एनर्जी वाली रेज है। वेवलेंथ हम लोग बेसिकली 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक जनरली रखते हैं। ये एक बात हमें पता होनी चाहिए। ये कुछ ऐसी कुछ बातें, इलेक्ट्रॉन एमिशन कितने टाइप का होता है, थ्योरी वाली बात है, कुछ नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज में भी बस आपको ये समझ आना चाहिए, कूलिज ट्यूब नाम का एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें एक थर्मियोनिक फिलामेंट से हीट करके इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कराया जाता है, फिर उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट किया जाता है और वो टकराते हैं सरफेस पे और वापस बाहर निकलती है, जो एनर्जीज निकलती है, एक्सरेज निकलती हैं। बेसिक गेम इसका है, वेवलेंथ का है। अगर ये वेवलेंथ इतनी ज्यादा होगी 10⁻³ से 10⁻⁶ के बीच में कोई वैल्यू होती है इसकी, पोटेंशियल डिफरेंस का गेम है ये, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब ज्यादा होता है तो वो उनके पास, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज्यादा है, वो ज्यादा एनर्जी एमिट करेंगे। तो लैम्डा मिन का रिजल्ट होना चाहिए कि भाई ये जो वी वोल्ट हुआ hc/ev ऐसे कुछ हो जाता है, विच इज 12400। ऑब्वियसली हम रिजल्ट से कर लेंगे, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है यहाँ पे। लैम्डा मिन जो है वो hc/ev हमारे लिए होता है, ठीक है। ये कंटिन्यूस एक्सरेज वाली कहानी है। ये सब कुछ कुछ बातें होती हैं कि इसको स्पेक्ट्रम कैसा आता है। फिर ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में एक वाली बात है, थर्मियोनिक करंट बढ़ाने से क्या होता है, ठीक है। वेरिएशन इन एक्सरेज विद इंक्रीज इन थर्मियोनिक करंट। थर्मियोनिक करंट बढ़ाने से ऑब्वियसली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज्यादा एमिट होने लग जाएंगे, जो टकराएंगे, तो एक्सरेज की क्वांटिटी अप हो जाती है, क्वालिटी सेम रहती है। क्वालिटी मतलब जो मिनिमम वेवलेंथ वगैरह है वो सेम रहती है, जो नंबर ऑफ एक्सरेज है वो ज्यादा हो जाती है। ऐसी कुछ फीलिंग है, थर्मियोनिक करंट वाली बात है। पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम लोग बढ़ा देते हैं तो इन दैट केस जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, जो टकरा के स्लो डाउन होकर जिसमें रेडिएशन एमिट हो रही है, वो सेम रहते हैं, बट जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपका लैम्डा मिन बदल जाता है। और लैम्डा मिन बदलने से क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है और क्वांटिटी बेसिकली रिमूव सेम रहती है। इज दैट ओके? ठीक है, सो दैट इज बेसिकली द बेसिक आइडिया दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट बात होती है वो होती है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज होती है बेसिकली जो आपका टारगेट मेटल होता है उसके इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स बहुत बार रिजेक्ट हो जाते हैं। तो जब इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स रिजेक्ट होते हैं उसके KLM, K शेल, L शेल, M शेल वाले, तो इन दैट केस जब वहां पे ट्रांजिशन होता है, तो क्योंकि हाई एटॉमिक मास नंबर वाले वो हैं तो उसमें ज्यादा एनर्जी एमिट होती है, और हमारी जो एनर्जी एमिटेड है या जो फोटोन एमिटेड है उसकी रेडिएशन एक्सरे वाले रीजन में लाई कर जाती है बहुत बार। कौन सी रीजन में लाई कर जाती है? एक्सरे वाले रीजन में। जब नॉर्मल तो विजिबल वगैरह भी आ रहा था नॉर्मल हाइड्रोजन एटम में, बट उसमें जेड की वैल्यू 1 2 ऐसी हो रही है, बट जेड की वैल्यू अगर 80 हो गई तो 80 का स्क्वायर तो 6400 हो गया, है ना। तो उसे मल्टीप्लाई करोगे तो इतनी हाई एनर्जी हो जाएगी कि जो आपके एक्सरे रीजन में फॉल कर सकती है। दैट इज द फीलिंग। तो अब जब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो अगर के शेल के इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होते हैं, तो अगर 1 वाला 2 to 1 ट्रांजिशन है तो ये याद रखना होता है 2 to 1 ट्रांजिशन के अल्फा लाइन, 3 to 1 ट्रांजिशन के बीटा लाइन, ऐसी 3 to 2 ट्रांजिशन, 4 to 2 ट्रांजिशन एल अल्फा एल बीटा। ये याद रखने वाली बात होती है, ठीक है। के शेल सबसे अंदर वाली शेल के शेल बोलते हैं। एन इक्वल टू 1 तक जा रहे हैं तो के वाले हो जाएंगे, एन इक्वल टू 2 तक जा रहे हैं तो एल शेल वाले, एल अल्फा एल बीटा वाली कहानी हो जाएगी, ठीक है। बेसिक कहानी ये है। ये ग्राफ में बेसिकली कहीं पे छोटे छोटे जंप्स आ जाते हैं, जो आपको कंटिन्यूस एक्सरेज का ग्राफ था उसमें कुछ कुछ जंप्स आ जाते हैं। इज दैट ओके? बहुत बार ये वाली कहानी बोल देते हैं कि इस पर्टिकुलर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने का, के शेल के इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने की एनर्जी बता दें कि भाई के शेल के बाद -50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, तो जो आपका इलेक्ट्रॉन आके हिट किया उसे, उसकी मैक्सिमम एनर्जी कितनी हो सकती है? मिनिमम एनर्जी 50 से ही है ना उसको बाहर निकालने के लिए। ये वाला फंडा एक हम लोग बहुत बार बोल देते हैं, तो दैट इज अनदर स्टोरी। तो कोई नहीं, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है। दूसरी जो इक्वेशन हमारे को चाहिए होती है, ठीक है, तो ये तो नेमिंग हो गई यहाँ पे। फिर जो एक मोजलीज लॉ वाली इक्वेशन होती है वो होती है रूट न्यू इज इक्वल टू ए टाइम जेड माइनस बी। और ये याद रखना है कि के अल्फा लाइन के लिए ए की वैल्यू अंडर द रूट 3RC/4 है और बी की वैल्यू 1 है। बेसिकली कुछ नहीं है, रूट न्यू वाली फॉर्म में लिखा हुआ, वैसे 1 बाई लैम्डा वाली फीलिंग ही है, ठीक है। 1/hc/लैम्डा वाली फीलिंग से अगर आप देखते हो, वह जेड की जगह जेड इफेक्टिव हो रहा होता है वहां पे। इज दैट ओके? तो बस ये इस तरीके से हमें याद रखना है कि अल्फा लाइन वाला। फिर एल अल्फा लाइन में जो ट्रांजिशन n इक्वल टू 3 से 2 में, एल अल्फा लाइन में ट्रांजिशन n इक्वल टू 3 से 2 में ट्रांजिशन है। तो बहुत बार 1 to 2 ट्रांजिशन की एनर्जी डिफरेंस पता है,
और 2 to 3 ट्रांजिशन की एनर्जी डिफरेंस पता है, तो 1 to 3 की ट्रांजिशन की डिफरेंस बताना, वो बता दोगे आप? ऐसे बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, तो वो वाली कहानी है, बट ठीक है, ये कोई ये वाला जो कैलकुलेशन है ना इतनी रेलेवेंट नहीं है, यूज नहीं होती। फिर उसके बाद ब्रैग्स लॉ, 2d साइन थीटा हो जाता है एन लैम्डा, बस ये लॉ है, दैट इज इट। डी क्या है, एटम्स के बीच का स्पेसिंग, थीटा क्या है, वो जो एंगल बना रहा है, ये वाली जो क्रिस्टल से जो रे एंगल बना रही है, ठीक है, उसको एन लैम्डा के बराबर डाल देते हैं। एन क्या है, ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा, बस ये वाली कहानी है। डिफ्रैक्शन पैटर्न, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, मतलब बहुत सारे अजीब अजीब से वर्ड इसमें कभी कभी मैंने नोटिस किए हैं होते हुए, यूज होते हुए। कुछ नहीं है, इंटरफेरेंस हो रहा है रेस का यहाँ पे इस तरीके से। सर बच्चों शॉर्ट नोट्स आर डन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर कर देना, और अगर इन शॉर्ट नोट्स का एप्लीकेशन सीखना चाहते हो तो PYQ का वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर देखना। अगला चैप्टर हम लोग ये वाला डिस्कस करेंगे, और इसके शॉर्ट नोट्स का सेशन इस डेट पे आएगा, तो अपने कैलेंडर्स को मार्क कर लो, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। कीप पुशिंग योरसेल्फ, डोंट गिव अप, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। गो फॉर जीत।